हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड जनरली बनता कैसे है? जैसे कि आप सभी को पता है, आयनिक बॉन्ड इज जनरली फॉर्म बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और वो लॉस हुए वाला इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल कैप्चर करता है। तो इस वजह से मेटल का कन्वर्जन हो जाएगा पॉजिटिव आयन में और नॉन मेटल का कन्वर्जन हो जाएगा निगेटिव आयन में। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो तब वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है। अब ये जो आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि स्ट्रांग होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो भी पर्टिकुलर एटम्स होते हैं उनके बीच जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो वंडरवॉल फोर्स होता है और वो वीक होता है। और आयनिक बॉन्ड का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रांग है, तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा लगती है। तो आयनिक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम आयनिक बॉन्ड के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन विद आयनिक बॉन्ड। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम की ओर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर अगर होता है तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, या उसी पर्टिकुलर बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। NaF, यहाँ पर सोडियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। सो मेटल और नॉन मेटल के बीच जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसा हम कहेंगे। NaCl, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड है। CaCl2, ये भी आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें भी आयनिक बॉन्ड होता है। CaS, कैल्शियम सल्फाइड, इसमें भी आयनिक बॉन्ड होता है। सोडियम सल्फाइड Na2S, इसमें भी आयनिक बॉन्ड होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सोडियम है, इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में आया है। तो सोडियम का देखिए एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आ रहा है नीले कलर का, और इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरीके से Na+ और Cl- के बीच जो भी अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर है वो आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो सोडियम फ्लोराइड बना है, इसमें क्या हुआ है, सोडियम लूजेस इट्स आउटर मोस्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में जो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है वो उसका लॉस करेगा, एंड फ्लोरीन विल गोइंग टू गेन वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस एलिमेंट के जैसा हो जाएगा। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस एलिमेंट के जैसा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, ऐसा हम यहाँ पर कहेंगे। अब यहाँ पर NaCl, ये एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर NaCl में देखिए सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का यहाँ पर क्लोरीन के पास आएगा, और ऐसा अगर हुआ तो यहाँ पर सोडियम का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, Na+ में हो जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर Cl-, ये जो Cl- है, इस Cl- का कन्वर्जन Cl का कन्वर्जन Cl- में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, इनके बीच जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। CaCl2, ये भी एग्जांपल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर कैल्शियम है, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन यानी एक एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन को दे देता है, तो इसलिए कैल्शियम विल गोइंग टू एक्वायर 2+ चार्ज एंड ईच क्लोरीन विल गोइंग टू एक्वायर Cl- यानी 1- चार्ज। अब पॉजिटिव आयन Ca2+ है और नेगेटिव आयन 2 Cl- है, तो इनके बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा उससे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हाउ द आयनिक बॉन्ड विल गोइंग टू बी फॉर्म। वैसे देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कुछ
फैक्टर्स डिपेंड होते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन प्राइमरीली वुड डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स। तो जितना इजीली पॉजिटिव आयन बनेगा उतना अच्छा होगा, जितने जल्दी पॉजिटिव आयन बनेगा उतना अच्छा होगा, जिससे आयनिक बॉन्ड बनने में आसानी हो जाएगी। तो ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, यानी कि जो भी न्यूट्रल एटम है उसे पॉजिटिव आयन जल्द से जल्द बनना चाहिए, जो भी न्यूट्रल एटम है उससे नेगेटिव आयन जल्द से जल्द बनना चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी अगर बनेंगे तो जो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा वो अच्छा बनेगा और वो जल्द से जल्द बन जाएगा। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है द ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम्स। अब देखिए मेटल गैसियस स्टेट में है और जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस मेटल ने किया है और मेटल का कन्वर्जन मोनो पॉजिटिव गैसियस आयन में हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी लगती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल के न्यूक्लियस के साथ कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिबिट करता होगा, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम करने के लिए एनर्जी हमें लगती है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और इसलिए मेटल का कन्वर्जन यहाँ पर मोनो पॉजिटिव आयन में हो रहा है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ पर ये जो एक्स एटम दिखाया गया है दिस इज अ नॉन मेटल, ये जो एक्स है अब ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H माइनस गैसियस आयन यहाँ पर बनेगा। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मोनो पॉजिटिव या जो भी पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है वो बनना चाहिए। अब यहाँ पर इस X ने, X गैसियस एटम न्यूट्रल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो इस प्रोसेस को होने के लिए जो एनर्जी एंथैल्पी लगती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। जब भी किसी पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये एक एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है। अब नोबल गैस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है। उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए एनर्जी लगेगी। तो एट दैट टाइम नोबल गैस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के वैल्यूज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी एलिमेंट जो है उसमें अगर इजीली हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं तो इसका मतलब दे आर हैविंग मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हैलोजेंस जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होता है। तो जितना ज्यादा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा उतना इजीली मोनो नेगेटिव आयन या जो भी डाई नेगेटिव आयन होगा वो वहां पर जल्द से जल्द बनेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये दो फैक्टर्स है जिस पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड होता है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आर फेवर्ड बिटवीन द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 जिनका आयनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट होता है। तो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है मतलब जल्द से जल्द पॉजिटिव आयन वहां पर बनेगा। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 हम लेते हैं एंड नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17। अब ये जो 16 और 17 ग्रुप के नॉन मेटल्स जो है उनका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा वहां पर जल्द से जल्द नेगेटिव आयन बनेगा। तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज फेवर्ड बिटवीन द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 which are having lowest ionization enthalpy and non-metals of the group 16 and 17 which are having more negative electron gain enthalpy। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये जो प्रोसेस है वो आइदर एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकता है, मगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ये जो प्रोसेस है ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम। और जब भी हम किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तब वहां पर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या वहां पर उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी लग भी सकती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस ये आइदर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होगा एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ये जो प्रोसेस है ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर आयनिक बॉन्ड है इट इज
more easily form between the elements with low ionization enthalpy and the elements with high negative value of electron gain enthalpy। तो ऐसे एलिमेंट जिनका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है और ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू मोर नेगेटिव है, तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन सकता है इजीली। तो इसलिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसा अगर किसी एलिमेंट्स के पास है तो आयनिक बॉन्ड इजीली बना सकते हैं। तो ऐसा किनके पास होता है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है मेटल के पास, जनरली ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के मेटल्स, और हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है ग्रुप 16 और ग्रुप 17 एलिमेंट्स के पास। तो इसीलिए ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव आयन इजीली बनाते हैं, और ग्रुप 16 और 17 के जो एलिमेंट्स है वो नेगेटिव आयन इजीली बनाते हैं, और उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि जो भी पर्टिकुलर बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड में बॉन्ड पेयर जो होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है ना, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फेवर्ड फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो कहां से कहां होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ सकता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली कैप्चर कर सकता है। तो मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो लो होता है, और नॉन मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाई होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम a less electronegative atom is required for the formation of an ionic bond, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से electronegativity difference between the atoms forming the bonds must also be appreciably high। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस appreciably high होना चाहिए। मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो डेफिनेटली डिफरेंस जो आएगा वो appreciably high आएगा, और तब जाकर आयनिक बॉन्ड इजीली वहां पर बन सकता है। अब आगे देखते हैं लैटाइस एंथैल्पी। अब लैटाइस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक साथ कंबाइन होते हैं और एक मोल आयनिक सॉलिड को बनाते हैं, तब एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम लैटाइस एंथैल्पी कहते हैं। अब एट दैट टाइम द लैटाइस एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव। और लैटाइस एंथैल्पी का और एक डेफिनेशन है, जब भी एक मोल आयनिक कंपाउंड को आप किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो उस पर्टिकुलर एक मोल आयनिक सॉलिड को ब्रेक होने के लिए जो भी एनर्जी लगती है, वो लैटाइस ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी लगती है वो भी लैटाइस एंथैल्पी होती है। मगर इस केस में लैटाइस एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसलिए लैटाइस एंथैल्पी आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव लैटाइस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि उस लैटाइस को हम ब्रेक कर रहे हैं, और नेगेटिव लैटाइस एंथैल्पी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन कंबाइन होकर आयनिक सॉलिड वहां पर बन रहा है। तो जितना ज्यादा लैटाइस एंथैल्पी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी उस आयनिक कंपाउंड का होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे हायर द लैटाइस एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर लैटाइस एंथैल्पी है, it is a direct measure of the attraction between the ions in an ionic solid। तो लैटाइस एंथैल्पी के वैल्यू के ऊपर से हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कैसा है। लैटाइस एंथैल्पी अगर ज्यादा है ना, मोर एनर्जी अगर रिलीज हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक साथ आने की वजह से, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर लैटाइस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अट्रैक्शन ज्यादा है, उस पर्टिकुलर लैटाइस का स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। अगर मान लो लैटाइस एंथैल्पी का वैल्यू लो है, तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होने के बाद कम एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है। कम एनर्जी अगर रिलीज होगी तो इसका मतलब उस लैटाइस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो अट्रैक्शन होगा वो लो होगा। और इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लैटाइस एंथैल्पी इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इन एन आयनिक सॉलिड। तो लैटाइस एंथैल्पी ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है। फॉर एग्जांपल, लैटाइस एंथैल्पी ऑफ NaCl is
788 किलो जूल पर मोल, यानी NaCl जब बनता है तब 788 किलो जूल इतना एनर्जी रिलीज होता है जब एक मोल NaCl वहां पर बनता है। तो NaCl का लेटाइस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। नीले कलर में जो है वो Cl माइनस है और रेड कलर के जो डॉट्स है वो Na प्लस है। तो इस तरीके से NaCl का क्रिस्टल होता है। हमारे घर में NaCl है, रोज हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में। हमें कभी पता ना था कि ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो NaCl जो हम रोज खाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है। आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। अब आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आयंस एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। अभी NaCl का स्ट्रक्चर हमने देखा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज थे। ये जो पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जो भी आयंस होते हैं उनके बीच जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसको ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ज्यादा होता है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट। सो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। और ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड। ऐसे सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व जनरली नहीं होते। तो वाटर में या कोई भी पर्टिकुलर पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें आयनिक कंपाउंड्स इजीली डिसॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते। आयनिक कंपाउंड को अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना है तो उसके लिए आयनिक कंपाउंड को हमें मोल्टन स्टेट में लेना होगा या एक्वियस सॉल्यूशन के स्टेट में लेना होगा। मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट का मतलब आयनिक कंपाउंड लिया है और उसको बड़े पैमाने में आपने हीट प्रोवाइड की है तो उस सॉलिड आयनिक कंपाउंड का खुद ब खुद लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा, यानी विदाउट एडिंग वाटर इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। ठीक है, ऐसा जो स्टेट होता है उसको हम मोल्टन स्टेट कहते हैं। ये मोल्टन स्टेट हम हीटिंग के जरिए लाते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलकर वो बिहेव करेंगे जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे या फिर एक्वियस सॉल्यूशन के स्टेट में होंगे। अब ये जो आयनिक कंपाउंड के रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं क्योंकि इनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। एक बार आयंस फ्री हो गए कि वो जल्द से जल्द रिएक्शन में सहभाग ले सकते हैं। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं, ऐसा हम यहाँ पर कहेंगे। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे डू नॉट एक्सिबिट आइसोमेरिज्म, है ना। हाइड्रोकार्बन आपने सीखा है, हाइड्रोकार्बन्स में आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन है। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन होता है, मगर इस आयनिक कंपाउंड को आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन नहीं होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम लेंगे। Why NaCl is a bad conductor of electricity in the solid state? NaCl सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए बेटा, NaCl जब सॉलिड स्टेट में होता है तब उसके आयंस फ्री होते हैं क्या, नहीं होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने के लिए उस आयनिक कंपाउंड के आयंस फ्री होने चाहिए। अगर आयंस ही फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने के लिए वहां पर आयंस फ्री होना बेहद ही जरूरी है। तो इसलिए NaCl जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ऐसा हम कहेंगे। अभी हमने देखा कि NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कब कर सकता है, जब वो मोल्टन स्टेट में है या फिर एक्वियस सॉल्यूशन के स्टेट में है। तो इसलिए सॉलिड स्टेट में NaCl इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर होगा इन द सॉलिड स्टेट Na plus and Cl minus ions are not free and that's why NaCl is a bad conductor of electricity in the solid state, ऐसा हम कहेंगे। Why AgNO3 gives a white precipitate with NaCl solution but not with CCl4? अब इसके सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे। अब AgNO3 ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है इसमें Ag प्लस और NO3 माइनस ये दो आयंस है। अब NaCl जब हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करेंगे तो वहां पर Na प्लस और Cl माइनस ऐसे आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड एंड दैट्स व्हाई CCl4 विल नॉट गोइंग टू फर्निश Cl माइनस आयन। अब जब तक सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन फ्री नहीं होंगे
तब तक क्या नहीं होगा, Ag प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, है ना। अगर Cl माइनस आयन फ्री है तो Ag प्लस Cl माइनस आयन के साथ कंबाइन होकर AgCl का प्रेसिपिटेट दे सकता है। तो जब भी AgNO3 का सॉल्यूशन हम लेते हैं और उसकी रिएक्शन NaCl के साथ करते हैं तो क्या होता है, AgNO3 में से जो Ag प्लस है और NaCl में से जो Cl माइनस है, ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं और वहां पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। तो ये फ्री Cl माइनस होना जरूरी होता है। तो CCl4 will not have ability to produce a free Cl minus ion and that's why it will not going to give any precipitate with the AgNO3। तो देखते हैं, NaCl is an ionic compound, बराबर है। So due to ionization in the polar solvent, Cl minus ions of NaCl combine with Ag plus ions of AgNO3 to form the white precipitate of AgCl। अब NaCl आयनिक कंपाउंड होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट में उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। ऐसा अगर होता है तो Cl माइनस आयन फ्री होगा, फ्री हुए वाला Cl माइनस आयन और Ag प्लस आयन एक साथ कंबाइन होकर व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का बनाएंगे। अब CCl4 ये जो कंपाउंड है ये कोवेलेंट कंपाउंड है एंड इट विल नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी Cl माइनस आयन बाय आयनाइजेशन, और इसलिए वहां पर कोई प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो हमारा माइंड वहां पर चलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको वहां पर सोचना है। यहाँ पर हम लेते हैं कुछ MCQs। द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ड्यू टू, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्यों होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी या हाई लैटिस एंथैल्पी। तो हाई लैटिस एंथैल्पी है ना, अभी हमने देखा था जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतना ज्यादा स्टेबल वो आयनिक कंपाउंड होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट MCQ, द आयनिक सॉलिड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ions do not conduct electricity, charge on the ion is uniformly distributed, ions occupy fixed position in the solids, ions have uniform field influence around them। तो सॉलिड स्टेट में आयन जो होते हैं उन्होंने फिक्स्ड पोजीशन ऑक्युपाई की होती है, वो फ्री नहीं होते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते। मेनी आयनिक क्रिस्टल्स डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर इज एन amphiprotic solvent, water is a high boiling liquid which has no taste and no odor, the process is accompanied by a positive heat of solution and water decreases the interionic attraction in the crystal lattice due to solvation। तो सही जवाब है water decreases the interionic attraction in crystal lattice due to solvation। तो solvation का मतलब क्या होता है, तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के आयंस फ्री हो जाते हैं और उस फ्री आयंस के सराउंडिंग में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आकर एक्यूमुलेट होते हैं। तो ऐसा जब होता है तब एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज हुए वाली एनर्जी को हम सॉल्वेशन एनर्जी ऐसा कहते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं हम सॉल्वेशन। अब पॉजिटिव आयन अगर है तो सॉल्वेंट का निगेटिव वाला पोर्शन उस पॉजिटिव आयन के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाएगा और ऐसा होने की वजह से वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम सॉल्वेशन एनर्जी कहेंगे। अगर निगेटिव आयन है तो सॉल्वेंट का पॉजिटिव वाला पार्ट उस निगेटिव आयन के सराउंडिंग में आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको भी हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा, आयनिक अट्रैक्शन इंटर आयनिक अट्रैक्शन वहां पर डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से वहां पर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, ऐसा हम कहेंगे। आयनिक बॉन्ड इज फेवरेबल बिटवीन द एटम्स वेयर x एंड y। ठीक है, आयनिक बॉन्ड इज फेवरेबल बिटवीन द एटम्स वेयर x एंड y। x is having low ionization enthalpy and y is having low electron affinity, x is having high ionization enthalpy and y is having low electron affinity, x is having low ionization enthalpy and y is having high electron negativity। तो सही जवाब है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड y मस्ट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द सीसियम एंड क्लोरीन इज, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या फिर डेटिव बॉन्ड है या ऑल ऑफ दिस। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द सीसियम एंड क्लोरीन इज द आयनिक बॉन्ड, है ना, क्योंकि सीसियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है तो डेफिनेटली वहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। जस्ट वी विल डिस्कस नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, लैटिस एनर्जी इन द क्रिस्टल्स। अभी मैंने आपको कहा
लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द रिक्विसाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गैसियस आयंस कंबाइन टू फॉर्म द वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज हुए वाले एनर्जी को हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स इन द क्रिस्टलाइन स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड आनायंस, और इसलिए उनमें जो इंटरैक्शन होती है वो कूलम्बिक इंटरैक्शन होती है, ठीक है, या कूलम्बिक इंटरैक्शन एनर्जीज उनमें होती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उसकी वजह से वहां पर ज्यादा एनर्जी उनको ओवरकम करने के लिए हमें लगती है। तो आगे हम देखेंगे ये जो पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि NaCl आपको पता है, सो दीज कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज इन द डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स determined by the size of the ions, charge of the ions, their packing arrangement and other factors। ठीक है, जो भी NaCl जैसे कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइज होते हैं डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो ये डिपेंड करता है कि आयन का साइज क्या है, उस आयन पर चार्ज क्या है, उनकी पैकिंग कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, और टेम्परेचर वगैरह ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये लैटिस एंथैल्पी या जो भी लैटिस बनेगा वो डिपेंड होता है। अब ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम पॉजिटिव हो सकता है, फिर भी वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड होता है। क्यों स्टेबलाइज्ड होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जीज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी क्रिस्टल लैटिस बनते समय एनर्जी रिलीज होती है और इसलिए उस पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड को वहां पर स्टेबिलिटी मिलती है, ऐसा हम कहेंगे। तो यहाँ पर NaCl का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सो दिस इज द लैटिस ऑफ NaCl। यहाँ पर ये जो हरे कलर का डॉट आपको दिख रहा है दिस इज Cl माइनस, एंड रेड कलर का डॉट जो है वो है Na प्लस। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है इट इज गिवन बाय द फार्मूला F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 और Q2 these are the charges on the positive and negative ion, K is the constant, F is the force of attraction and R is the distance between the positive and negative ion। तो इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स हम वहां पर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो NaCl कैसे बनता है? सबसे पहले गैसियस सोडियम एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और वहां पर Na प्लस गैसियस आयन बनता है। तो ऐसा करने के लिए 501.6 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी वहां पर लगता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो गैसियस क्लोरीन एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और खुद का कन्वर्जन Cl माइनस गैसियस आयन में करता है। ऐसा करते समय 348.8 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी रिलीज होता है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NaCl लैटिस। अब लैटिस बनते समय 791.2 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी रिलीज होता है। अब इन सभी एनर्जी का अगर आप सम करोगे तो आउटकम क्या हो जाएगा? द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय इट्स एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। तो लैटिस फॉर्मेशन होते समय जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी उस आयनिक कंपाउंड का होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी हम डिसाइड करेंगे एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन के ऊपर से, ना कि अचीविंग एन ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द आयनिक स्पेसिस। तो उन्होंने ऑक्टेट अचीव किया है या नहीं किया है इसके ऊपर से हम स्टेबिलिटी वहां पर डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटेटिव मेजर जो होता है आयनिक कंपाउंड का वो होता है एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा वहां पर वो पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, ऐसा हम कहेंगे। लैटिस एंथैल्पी का और एक डेफिनेशन है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। तो 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, है ना, वो सेपरेट करने हैं हमें उनके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस में। तो ऐसा करने के लिए जो भी एनर्जी लगती है उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। तो जैसे कि NaCl का लैटिस ब्रेक करने के लिए 788 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी लगता है। तो इसका मतलब द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 788 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब आप क्या लोगे
788 kilojule energy is required to separate 1 mole of ionic compound NaCl, और उस NaCl का कन्वर्जन हमें करना है 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस में। ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो 788 किलोजूल पर मोल इतनी होती है। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज लेंगे। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज इन द ऑर्डर। तो लेटेस्ट एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? अब बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सभी पर जो चार्ज है वो 2+ ही है ना। तो सही जवाब है 1। फर्स्ट इज हैविंग ग्रेटर, तो जितना ज्यादा स्मॉल पॉजिटिव आयन होगा उतना ज्यादा लेटेस्ट एंथैल्पी होगा, है ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन होगा, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर बेरिलियम है, बेरिलियम 2+ है, उसका साइज कैसा है? छोटा है, तो इसलिए वहां पर उसका लेटेस्ट एंथैल्पी कैसा होगा? ज्यादा होगा। The molecule that deviates from the octet rule is NaCl, BF3, MgO, NCl3। तो BF3 है ना, BF3 बोरॉन के अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। The number of valence electrons in the CO3 2- ion are 8, 12, 28, 24। तो कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हर एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 ऑक्सीजन है, 6 × 3 18, और कार्बन के 4 22 और -2 24, यानी 24 इज द राइट आंसर। In the formation of ionic bond, electrons are transferred between the metals, electrons are transferred from metal to non-metal, electrons are shared between the metal and non-metal, the electron pair is donated by one atom। तो the right answer is electrons are transferred from the metal to non-metal। Element X is strongly electropositive and element Y is strongly electronegative. Both are univalent, so the compound formed is what? दोनों भी यूनिवैलेंट है, तो कंपाउंड जो बनेगा वो कैसा बनेगा? X + Y - X - Y + XY और X टेंड्स टू Y। सो राइट आंसर इज X + Y - यूनिवैलेंट है। X इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, और Y इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब वो नेगेटिव आयन बनाएगा। तो X+ और Y- ऐसा कंपाउंड वहां पर बनेगा। The charge on a cation M is +2 and the anion is -3. The formula of the compound formed is। So कौन सा कंपाउंड वहां पर बनेगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। M पर 2+ है मतलब पॉजिटिव आयन पर 2+ चार्ज है, और नेगेटिव आयन जो है उस पर 3- है। तो पॉजिटिव आयन के सिंबल के नीचे नेगेटिव आयन का चार्ज लिखो, यानी M3, और नेगेटिव आयन के सिंबल के नीचे पॉजिटिव आयन का चार्ज लिखो, मतलब 2। सो M3A2 ऐसा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, है ना। M3A2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से आई होप आपको आज का डिस्कशन यहाँ पे समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट लर्न करेंगे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।